नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की। किसी भी प्रोटेस्ट को मिसहैंडल करने से कोई इशू कितना बड़ा बन सकता है, इसका एग्जाम्पल पटना में देखने को मिला। छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और सारी पार्टियों के नेताओं ने इस मसले को लपक लिया। मामला है बीपीएससी के एग्जाम का। स्टूडेंट्स बीपीएससी परीक्षा को रद्द करके दोबारा एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं, जबकि बीपीएससी का कहना है कि शिकायत सिर्फ पटना के एक सेंटर पर मिली, वहां दोबारा इम्तिहान कराया जाएगा। लेकिन छात्र सारे एग्जाम दोबारा कराने की मांग पर अड़े हैं। बात ज्यादा बढ़ गई जब कल रात पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 1 दर्जन से ज्यादा छात्र घायल हो गए। आज जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के अलावा आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के तमाम नेता घायल छात्रों से मिलने पहुंचे, धरना स्थल पर गए। छात्रों ने बिहार बंद की कॉल दी, जगह जगह ट्रेन को रोका गया और इसके बाद सरकार ने धरने पर बैठे छात्रों से बात की। चीफ सेक्रेटरी स्टूडेंट से मिले, गवर्नर ने भी स्टूडेंट लीडर से मुलाकात की। सब ने छात्रों की बात सुनी, लेकिन मांगे पूरी होंगी या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं मिला। इसलिए छात्रों ने फैसला किया आंदोलन जारी रहेगा और इसी बात को लेकर टकराव हो रहा है। प्रशांत किशोर ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। कहा अगर सरकार ने छात्रों की मांग नहीं मानी, लाठीचार्ज का आदेश देने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, तो प्रशांत किशोर नए साल के पहले दिन से छात्रों के साथ अनशन पर बैठेंगे। प्रशांत किशोर का दावा है कि वो छात्रों के साथ हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ हैं और जेडीयू का कहना है कि प्रशांत किशोर किसी के साथ नहीं है, सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं। पटना में जो हुआ, क्या वो प्रशांत किशोर की वजह से हुआ, इसकी चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि पटना में क्या क्या हुआ। क्या प्रशांत किशोर ने जानबूझकर स्टूडेंट को गुमराह किया? क्या उनकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज का मौका मिला, या फिर सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए स्टूडेंट पर लाशियां बरसाई? पटना में कल देर रात प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ स्टूडेंट में जबरदस्त नाराजगी है। छात्र संगठनों ने आज बिहार बंद की कॉल दी थी, जिसे प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों ने सपोर्ट किया। हालांकि इस बंद का बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया। पटना में कुछ जगहों पर छात्रों ने जाम लगाने की कोशिश भी की और दरभंगा में कुछ जगह ट्रेन रोकी गई। कई पार्टियों के नेता लाठीचार्ज में घायल नेताओं को देखने पहुंचे। बात बढ़ने लगी तो सरकार भी एक्शन में आई। बिहार के चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीणा ने आंदोलन कर रहे स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग की। 45 मिनट तक छात्रों की बात सुनी और मीटिंग के बाद छात्रों ने कहा चीफ सेक्रेटरी ने उनकी मांगों पर विचार करके जल्दी ही फैसला लेने का भरोसा दिया है। स्टूडेंट्स ने कहा अफसर उनकी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाएंगे और जल्दी कोई फैसला नहीं हुआ तो छात्र मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे। जी, उन्होंने बहुत सकारात्मक तरीके से सभी बातों को सुना। लगभग 45 मिनट तक बात हुई उनसे और हर पॉइंट को उन्होंने बहुत बारीकी से समझा है। बोले कि आपके जो तथ्य हैं हमने ले लिया है, आपका जो इमोशन है हमने भी ले लिया है। हमारा प्रयास होगा कि हम आपके इमोशन पे और जो बीपीएससी के प्रति जो धब्बा लग रहा है उसको हम एक तथ्य के आधार पर जाँच कराएंगे। अगर सब ठीक लगता है तो हम इसकी जल्दी ही जो भी डिसीजन लेना, क्योंकि डिसीजन तो त्वरित ले नहीं सकते हैं, बोले कि जो भी होगा हम देखेंगे और त्वरित डिसीजन लेंगे इसका, मतलब जल्दी में ही, और जो भी होगा जल्दी ही बताया जाएगा। देखिए जी, हम लोगों ने अपनी सारी बातें बहुत बिंदुवार तरीके से करी। हमारी तो मांग एकदम स्पष्ट है। 13 दिनों से हम लोग चिल्ला रहे हैं तो हमें पता ही है कि हमारी क्या मांग है। एकदम स्पष्ट तरीके से हम उनके सामने रख दिए हैं और उनको हम संज्ञान में ये बात भी लिवाए हैं कि औरंगाबाद वाले सेंटर की बात है नहीं, बापू सभागार अलग है। क्या कहा चीफ सेक्रेटरी? सर, उन्होंने यही कहा है कि हम सोचते हैं, विचारते हैं, ब्यूरोक्रेसी का एक पैटर्न होता है काम करने का, उन्होंने ऐसा कहा है। तो हम लोगों ने कहा कि अगर आप निर्णय तक नहीं हो पा रहे तो हम चाहते हैं कि ना हमें सीएम सर से मिलने की
यहाँ से हो जाए, क्योंकि वो तो ब्यूरोक्रेसी से परे है ना सर। तो हमें वहाँ मिलाने की बात हमने वहाँ पे लगा दी है। उन्होंने बोला कि जैसे वो पटना आते हैं हम उनसे मिलवाते हैं, अगर हमसे वो सॉल्व नहीं हो पाता है तो इसी बात को लेकर हम आश्वासन के साथ बाहर निकले हैं कि अगर उनके लेवल पे ये बातें नहीं हो पाती हैं तो हमें सीएम सर से मिलने का मौका मिलेगा। एग्जाम को लेकर उन्होंने बोला कंसिडर करेंगे सर, कंसिडर करें, किया जाएगा इन चीज़ों को। स्पष्ट से निर्णय हमें वहाँ से कुछ नहीं मिला है। आगे आंदोलन हमारा जो सत्याग्रह है वो अनवरत जारी रहेगा। जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं होता तब तक सत्याग्रह जारी रहेगा। सत्याग्रह बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। इसके बाद प्रशांत किशोर आज फिर पिक्चर में आए। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। कहा कि सरकार अगर 48 घंटे में स्टूडेंट्स की मांग पर कोई फैसला नहीं करती तो वो खुद स्टूडेंट्स के साथ धरने पर बैठेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम साथियों ने मिलने के बाद ये जो लोग लौट कर आए हैं तय किया है कि 48 घंटे का समय, 2 दिन का समय हम लोग को सरकार को देना चाहिए, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान में रखकर। चूंकि चीफ मिनिस्टर आज शायद पटना में नहीं है, रात में लौटेंगे, तो हम लोग 48 घंटे तक चीफ मिनिस्टर के आने का मिलकर हम लोगों ने तय किया है कि अगर, और ऐसी मेरी समझ भी है कि अगर सरकार चाहे तो अगले 48 घंटे में इसका एक उपाय, आगे का रास्ता निकाला जा सकता है। छात्र जो भी निर्णय लेंगे आंदोलन करने का, ये निर्णय इनका मान्य होगा और हम लोग पूरी तरीके से छात्रों के साथ रहेंगे। मेरा अपना व्यक्तिगत कमिटमेंट है, प्रशांत किशोर का कमिटमेंट है। जो छात्र इस आंदोलन में हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी मदद करने की, लेकिन अगर वो कोशिश कामयाब नहीं भी हुई तो भी हम लोग छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। इस आंदोलन में प्रशांत किशोर की एंट्री कल रात हो गई थी। बीपीएससी का एग्जाम फिर से कराने की मांग को लेकर स्टूडेंट्स पटना के गर्दनी बाग इलाके में 9 दिन से धरना दे रहे हैं। प्रशांत किशोर आंदोलनकारियों को गर्दनी बाग से गांधी मैदान ले गए। गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन की परमिशन नहीं थी, इसलिए प्रशासन ने छात्रों से वापस जाने को कहा। प्रदर्शनकारी नहीं माने। प्रशांत किशोर के अधिकारियों से बात हुई, तय हुआ कि आंदोलन करने वाले छात्रों की मीटिंग चीफ सेक्रेटरी से कराई जाएगी। इसके बाद प्रशांत किशोर वहां से चले गए, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद पुलिस ने स्टूडेंट पर लाठियां चलानी शुरू कर दी। जबरदस्त सर्दी में छात्रों पर ठंडे पानी की बौछार की गई। पुलिस की इस बेरहमी से बहुत सारे स्टूडेंट घायल हो गए। जब पुलिस ने लाठीचार्ज करके गांधी मैदान से स्टूडेंट को खदेड़ दिया, उसके बाद प्रशांत किशोर लाठीचार्ज से घायल छात्रों से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। फिर गर्दनी बाग में धरना दे रहे स्टूडेंट्स के पास गए तो वहां कुछ छात्र भड़क गए। प्रशांत किशोर गो बैक के नारे लगाने लगे। यह बात प्रशांत किशोर को बुरी लग गई। उन्होंने छात्रों को समझाया, लेकिन कुछ छात्र उनके खिलाफ नारे लगाते रहे। तो प्रशांत किशोर ने कहा, उन्होंने तो हमेशा स्टूडेंट्स का सपोर्ट किया है, फिर किसके इशारे पर उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है? तू आदमी कहता है रे, कह रहा कि हमारा नाम का है, तू बता रहा कि नाम का है, टैंक के लेकर चल जाएंगे तो आई जाते हैं, मारेंगे प्रशांत किशोर के खिलाफ नारेबाजी के इस वीडियो क्लिप को खूब सर्कुलेट किया गया और इसके बाद तेजस्वी यादव ने अपना एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें तेजस्वी ने कहा प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट हैं, छात्रों के आंदोलन को डिरेल करने के लिए उन्हें भेजा गया है। प्रशांत किशोर जानबूझकर छात्रों को गांधी मैदान ले गए, जिससे पुलिस को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का बहाना मिल जाए। ये आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनीबाग स्थल है। भटकाया गया लोगों को। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है।
हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। हम कई बार इस बात को बोल रहे हैं, हम कोई राजनीति यहां करने नहीं आने। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी आज दिन भर आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ घूमते रहे। स्टूडेंट्स के डेलीगेशन को लेकर राजभवन पहुंचे। इसके बाद पप्पू यादव ने भी प्रशांत किशोर पर हमला बोला। पप्पू ने कहा कि प्रशांत किशोर ने पुलिस के साथ मिलकर छात्रों के खिलाफ साजिश की है। अरे प्रशांत, फिर किसका नाम लेते हो यार? जिसने रात में गुंडाई किया है बच्चों के साथ, जिसने बच्चों को छोड़ दिया पिटने के लिए, 10 बच्चे घायल हैं। बात बीपीएससी की करो ना भाई, बच्चों का इस्तेमाल कर लिया और रात में 3 बजे जाकर के गुंडागर्दी बच्चों के साथ किया, गाली गलौज की। कहता है तुमको तो कंबल दिए, तुम्हारी औकात क्या है? तुम कौन है नेताजी? साले तुम कौन है नया नेता? इसको 4 दिन नेतागिरी करने नहीं हुआ है। ये हमारे बच्चों को नेता कह रहा है। इनको पता ही नहीं बांग्लादेश का हस्त्र छात्रों ने क्या किया। इसी भारत में छात्रों की भूमिका आजाद क्या थी? दुनिया में छात्र जब उबलता है तो दुनिया खत्म हो जाती है। यह सत्याग्रह है छात्रों का, कोई रोक नहीं सकता। इस गुंडाई का जवाब इसको आने वाले समय में युवा देगा। ये निकल के देखे कहीं, ये कितने बाउंसर को लेके निकलते, निकल के देखे। इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक कई नेताओं ने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज के बहाने नीतीश कुमार को कोसा। तो जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन ने जवाब दिया। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने प्रशांत किशोर को आरजेडी का एजेंट बता दिया। उन्होंने कहा प्रशांत किशोर और विरोधी दलों के दूसरे नेता स्टूडेंट्स की आड़ में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। छात्रों को इससे सावधान रहना चाहिए। तेजस्वी यादव हो या प्रियंका गांधी वाड्रा या प्रशांत किशोर, ये सभी नेता बीपीएससी के छात्रों को उकसाकर उनके स्वर्णिम भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल अनेक भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये परीक्षाएं पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई हैं और जिस लाठीचार्ज का कथित आरोप विपक्ष के नेताओं के द्वारा लगाया गया है, सिटी एसपी ने खुलासा कर दिया है कि केवल वाटर कैनन्स इस्तेमाल किए गए हैं और वो भी प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन करने से उन्हें रोके जाने के लिए। इस सिलसिले में एफआईआर भी दर्ज हुआ है और निसंदेह छात्रों को विपक्ष के उकसावे का शिकार नहीं होना चाहिए और उन्हें परीक्षा फल का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि स्वर्णिम भविष्य उनके द्वार पर दस्तक दे रहा है। इस मामले में सरकारी पक्ष हो या विरोधी दल, दोनों के निशाने पर प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर पर छात्रों के आंदोलन को डिरेल करने का इल्जाम लगा, लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि उन्होंने कभी भी छात्रों का साथ नहीं छोड़ा। जब वो धरना स्थल से चले गए, उसके बाद पुलिस ने छात्रों के साथ बर्बरता की। वो ऐसी हरकत करने वाले अफसरों को कोर्ट में घसीटेंगे, उन्हें सजा दिलाकर रहेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा, अगर तेजस्वी यादव को वाकई में छात्रों के भविष्य की चिंता होती तो वो ट्विटर और फेसबुक पर ज्ञान न देते, आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ सड़कों पर उतरते। छात्रों से बहस की बात नहीं है। रात में क्या है सुनिए, कल जब छात्र यहां से गर्दनी बाग से उठकर चले गए तो अभी तक छात्र वहां पर कंबल जो है वो रेंट पर लेकर किसी तरह ठंड में अपना काम चला रहे हैं। लोगों को तो इसकी चिंता है नहीं। 2:30 बजे बच्चों ने फोन किया कि भैया आज वो रेंट पर कंबल भी नहीं है, हम लोग यहाँ ठंड में बैठे हुए हैं,
तो 2:30 बजे हम लोग गए हैं कंबल देने, वहां पर 2 टुटपुंजिया नेता बैठ के अपना राजनीति कर रहे हैं। अब जो भी, हम नाम तो जानते नहीं हैं, वो 2 लोग बैठ के कह रहे हैं। हम वहां 4 बजे तक बैठे हुए थे, उन लड़कों से बात करी है, सारे लड़कों के सोने की व्यवस्था की है, तब लौटे हैं। 4:15 बजे यहाँ लौटे हैं, जाकर छात्रों से पूछ लिया और उसका पूरा वीडियो भी जारी हुआ है। पटना में कुछ नए नए अफसरों को हीरो बनने का आदत हो गया है। मैं लाठी मार के मैं अब नया सिंघम बनूंगा या बनूंगी, उस चक्कर में बच्चों को मार दिया। ये बिना समझे हुए कि जिन लोगों से आप उलझ रहे हैं, प्रशांत किशोर किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर आपने लॉ तोड़ा है और बच्चों को मारा है तो आपको कोर्ट में घसीटेंगे और आपको कोई बचा नहीं पाएगा। फिलहाल तो एफआईआर आप पर हुई है, कानूनी लड़ाई आपको भी लड़नी पड़ेगी। हम एफआईआर हम लड़ने के लिए सक्षम हैं। हम यहाँ खड़े हैं, आप सुबह से हमसे बात कर रहे हैं, आए सरकार हमको अरेस्ट कर ले। कुछ लोग इसलिए घबराए हुए हैं कि प्रशांत किशोर को दाव सीधा पड़ गया, कुछ लोग इसलिए घबराए हुए हैं कि दाव उल्टा पड़ गया। प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव क्या करेंगे वो तो हम नहीं डिसाइड करते हैं ना, वो कर ले नेतृत्व, हम उनके पीछे हो जाएंगे। पटना में छात्रों के आंदोलन के 2 पहलू हैं, एक प्रशांत किशोर की राजनीति और दूसरा छात्रों की डिमांड्स। जहां तक प्रशांत किशोर का सवाल है तो वो ना तो बीजेपी के एजेंट हैं ना आरजेडी के। प्रशांत किशोर ने तो लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों के साथ काम किया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी से लेकर एमके स्टालिन तक सबके साथ चुनाव प्रबंधन का काम किया है। इस समय बिहार में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए प्रशांत किशोर छात्रों के आंदोलन में शामिल हो जाएं, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। जहां तक छात्रों की नाराजगी का सवाल है, उनका गुस्सा जायज है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की लापरवाही के कारण यह मामला इतना बड़ा बना। आपको याद होगा 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, बापू सभागार में पेपर देरी से बटा, दोपहर में यह खबर आ गई, लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन ने अपनी गलती मानने के बजाय कह दिया कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, और फिर यह भी कह दिया कि एग्जाम कैंसिल करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और फिर यह भी कह दिया कि उन छात्रों के खिलाफ एक्शन होगा जिन्होंने हंगामा किया। 2 दिन के बाद उन्होंने गलती मानी, कहा बापू सभागार के सेंटर में गड़बड़ी हुई थी, इसलिए इस सेंटर पर दोबारा एग्जाम कराए जाएंगे। इसके बाद मामला बिगड़ा, छात्रों ने पूरा एग्जाम रद्द कराने की मांग उठाई। चूंकि छात्र 9 दिन से धरने पर बैठे हैं और इस दौरान बीपीएससी ने 4 जनवरी को एक सेंटर का एग्जाम दोबारा करने का ऐलान कर दिया, इससे आंदोलन करने वाले छात्रों का गुस्सा भड़का। रही सही कसर कल रात लाठीचार्ज ने पूरी कर दी। बिहार में कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं। सारे नेताओं को डर है कहीं वो छात्र विरोधी नजर ना आ जाएं, इसलिए सब एक से बढ़कर बयान दे रहे हैं और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अब यह जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की है कि वो कैसे बातचीत करके इस मसले को सुलझाएं। इस मामले में सबसे इंटरेस्टिंग रोल रहा राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने छात्रों की मांगों के समर्थन में ट्विटर पर लिखा, लाठीचार्ज का सवाल उठाया, लेकिन राहुल गांधी खुद कहीं दिखाई नहीं दिए, क्योंकि राहुल गांधी तो विदेश में हैं। पता लगा कि राहुल गांधी वियतनाम चले गए हैं। कांग्रेस के नेताओं को भी इसकी खबर नहीं है, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि राहुल गांधी वियत जेट एयर की फ्लाइट नंबर VJ896 से कल रात 1 बजे वियतनाम के लिए रवाना हुए। हालांकि अब यह कंफर्म नहीं है कि राहुल 1 जनवरी तक वियतनाम में ही रुकेंगे या फिर वहां से कहीं और चले जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि राहुल देश से बाहर हैं। बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय को मौका मिला तो उन्होंने कहा जब देश डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन का शोक मना रहा है, तब राहुल न्यू ईयर पार्टी के लिए विदेश चले गए हैं। अमित मालवीय ने लिखा, राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के निधन पर राजनीतिक बयानबाजी तो की, लेकिन अब विदेश जाकर उन्होंने साबित कर दिया कि गांधी परिवार सिखों से नफरत करता है। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस और गांधी परिवार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम का इस्तेमाल सिर्फ सियासी फायदे के लिए किया, लेकिन उनके अंतिम संस्कार के बाद राहुल पार्टी करने विदेश चले गए और डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियों के विसर्जन के वक्त भी कांग्रेस का कोई नेता नहीं पहुंचा। राहुल गांधी के समय पर LOP का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, बल्कि लीडर ऑफ पर्यटन और लीडर ऑफ पार्टी बन चुका है। आज जब देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के
दुखद निधन पर राष्ट्रीय शोक आज भी मना रहा है, तब देश में रहते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की इस दुखद निधन पर अपना शोक प्रकट करने के बदले, जैसे कि राहुल गांधी से अपेक्षित है, मीडिया के माध्यम से खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं। जब कोई कैमरा या फोटोग्राफर नहीं था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थियों को, जिसे कहते हैं रिमेन्स को या एशेस को, समेटने के लिए और प्रथा के हिसाब से, विधिवत तरीके से, जिस प्रकार से हम लोग अपने रीति रिवाज के हिसाब से उसे एक फाइनल अलविदा करते हैं, उसमें भी ना कोई कांग्रेस का नेता, ना राहुल गांधी या उसके परिवार का कोई शामिल हुआ। शामिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वहां पर। हालांकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के विदेश जाने पर तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन इस मुद्दे पर सफाई जरूर दी गई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियों के विसर्जन के समय कांग्रेस का कोई नेता मौजूद क्यों नहीं था। कांग्रेस ने कहा, अंतिम संस्कार के बाद सोनिया और प्रियंका गांधी से मनमोहन सिंह के परिवार ने प्रिवेसी की रिक्वेस्ट की थी, इसलिए उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कांग्रेस का कोई नेता अस्थि विसर्जन के समय वहां नहीं गया। कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर ने कहा, मोदी सरकार ने मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं दी। इससे सिख समाज में नाराजगी है, इसलिए बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी की विदेश यात्रा को मुद्दा बना रही है। भारतीय जनता पार्टी को तो तिल को ताल बनाने का उनको इस मामले में महारत है। राहुल जी यहाँ लगातार जब तक मनमोहन सिंह जी की पूरी क्रिया होती है वो नहीं होगी, तब तक वो कहीं नहीं गए और थ्रू आउट साथ में रहे, उनके परिवार के साथ रहे। और ये बात भारतीय जनता पार्टी इसलिए कह रही कि वो भटकाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया, उनको 2 गज ज़मीन नहीं दी उनके स्मारक बनाने के लिए, तो उस पर लोगों का ध्यान हटाने के लिए वो इस तरह की बातें, फजूल की बातें कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा, कांग्रेस के नेता इधर उधर की बातें ना करें, साफ साफ बताएं राहुल गांधी कहां गए हैं, क्यों गए हैं। प्रेम शुक्ला ने कहा, जब देश डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुखी है, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है, सारे सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और राहुल गांधी विदेश जाकर न्यू ईयर मनाएं, इसका मतलब साफ है डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद राहुल गांधी दुख जताने का नाटक कर रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहावसान पर जब पूरा देश राष्ट्रीय शोक मना रहा है, ऐसे में श्रीमान राहुल गांधी का सुना है वियतनाम चले गए हैं, उनके पाखंड का प्रमाण है। श्रीमान राहुल गांधी एक तरफ तो कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या, उनकी जो है निगमबोध घाट पर उनकी अंत्येष्टि होना अपमानजनक है, तो आपका राष्ट्रीय शोक के समय वियतनाम चले जाना ये अपमान नहीं है क्या? और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियां चुनने का समय आया तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता वहां नहीं पहुंचा, उनके अस्थि विसर्जन में एक कार्यकर्ता नहीं पहुंचा, और अब स्वयं राहुल गांधी का वियतनाम चले जाना यह सिद्ध करता है कि राहुल गांधी शोक का पाखंड कर रहे थे। इसके जवाब में कांग्रेस के नेता उदित राज ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उदित राज ने कहा, यह कहां लिखा है कि कोई व्यक्ति देश में रहकर ही शोक मना सकता है? राहुल गांधी वियतनाम गए हैं, हो सकता है वो वहां भी शोक मनाएं। बकवास है। और क्या प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, जितने मंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, घर के अंदर बैठे हुए हैं क्या? शोक मना रहे हैं, घर के अंदर बैठे हुए, निकल नहीं रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। उसी तरीके से यहां से उधर चले गए राहुल जी, अपने निजी काम से गए हैं, तो कौन सा ही मुश्किल हो गया? आदमी देश में रह करके भी मतलब शोक नहीं मना सकता, विदेश में जाकर के भी शोक कर सकता है, उसके मन की बात होती है।
और दूसरी बात है कि राहुल गांधी जी से इतना डर है इनको कि उनके बगैर नाम के इनकी राजनीति चलती ही नहीं। अब ये तो कोई सीक्रेट नहीं है कि राहुल गांधी बीच बीच में गायब हो जाते हैं। न्यू ईयर के टाइम पर तो वो छुट्टी मनाने किसी फॉरेन डेस्टिनेशन पर जरूर जाते हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये उनका अधिकार है, वो कभी भी कहीं भी छुट्टी मनाने जा सकते हैं। लेकिन उनके ये पर्सनल विजिट पॉलिटिकल इशू बन जाते हैं। इसकी दो वजह हैं। एक तो वो इन विजिट्स को, अपने डेस्टिनेशन को सीक्रेट रखते हैं, प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल कहते हैं। ये फिल्म स्टार्स के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा करे तो विरोधियों को सवाल उठाने का मौका मिलता है। दूसरी बात यह कि राहुल इस बात की परवाह नहीं करते कि जब वो बाहर जा रहे हैं, छुट्टी पर जा रहे हैं, उस समय देश में क्या चल रहा है। जैसे अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन ना हुआ होता तो राहुल का न्यू ईयर सेलिब्रेशन इतना बड़ा इशू ना बनता। इसी चक्कर में उनकी भारत जोड़ो यात्रा को ब्रेक दिया गया था, क्योंकि राहुल को कहीं जाना था, वो भी इशू बना था। एक दो बार तो वो असेंबली इलेक्शन का कैंपेन बीच में छोड़कर विदेश चले गए थे। सबसे बड़ी बात है, अगर बीजेपी का कोई बड़ा लीडर इस तरह से गायब हो जाए, सीक्रेट विजिट पर चला जाए, तो राहुल गांधी आसमान सिर पर उठा लेंगे। वो इसे अडानी से जोड़ देंगे, इसे संविधान का अपमान बता देंगे। लेकिन अब तो वो खुद एक संवैधानिक पोजीशन पर हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। कहां जा रहे हैं ये बताकर जाते तो अच्छा होता। आज अखिलेश यादव का एक बयान भी खूब चर्चा में रहा। अखिलेश यादव ने कहा, आजकल यूपी में जगह जगह खुदाई चल रही है, शिवलिंग खोजे जा रहे हैं, लेकिन कई लोगों ने उन्हें बताया, उन्हें भी पक्का यकीन है कि चीफ मिनिस्टर हाउस के नीचे भी एक शिवलिंग दबा हुआ है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले चीफ मिनिस्टर हाउस में खुदाई करवानी चाहिए। जब से खुदाई हो रही है, मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे, उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के बयान को सोशल मीडिया पर खूब सर्कुलेट किया, तो बीजेपी के नेताओं का भी जवाब आया। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, अखिलेश यादव भी चीफ मिनिस्टर हाउस में रहे हैं, इसलिए वही जानते होंगे उन्होंने कहां कहां शिवलिंग को छुपाया है। अब ये तो उन्हें अनुभव रहा होगा, उनके परिवार के लोगों ने, उन्होंने कहां कहां शिवलिंगों को ढकने का काम किया है। अब मुख्यमंत्री आवास में भी अगर है तो उन्हें मुख्यमंत्री आवास में उन्हें भी रहने का अवसर मिला है, तो ये उनका अनुभव है। लेकिन जहां तक हमारी सरकार का विषय है, हमारी सरकार अपनी आस्था और परंपरा और विरासत के आधार पर आगे बढ़ रही है। इसके बाद बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, लगता है अखिलेश यादव को न भोलेनाथ की महिमा का ज्ञान है, न उन्हें गोरखपीठ का इतिहास मालूम है, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। गोरखनाथ बाबा भगवान शंकर के प्रतिरूप है और उसके पीठाधीश्वर गोरखनाथ मंदिर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो अपने आप में मुख्यमंत्री आवास जो है वो शिव मंदिर से कम नहीं है। शिव मंदिर क्या है? शिव मंदिर तो वही है जहां पर सनातनी परंपराएं हो, जहां पर सत्यनिष्ठा हो, पूजा पाठ हो, ध्यान हो, वो सारी चीजें वहां पर चली रही हैं मुख्यमंत्री जी के रहते हुए। तो शिव जी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढत वन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना है। ये राम जी, ये कृष्ण जी, ये शिव जी, ये सब जगह पर कण-कण में व्याप्त हैं। किसी को दिखते हैं तो जनता उसको चुन लेती है, जिसको नहीं दिखते जनता उसको नकार देती है। इस मामले में सबसे सीधी बात उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कही। राजभर ने कहा, अखिलेश यादव मुसलमानों को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, वरना अखिलेश यादव भी चीफ मिनिस्टर हाउस में 5 साल रहे हैं। अगर उन्हें पता था वहां शिवलिंग दबा है तो उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं खुदवाया? उनको
ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए, इस नाते ये इस तरह के नरगल बयान उनके आ रहे हैं। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई? सवाल तो ये है, तो 5 साल लगातार थे, तो अगर शिवलिंग वहां है तो उसके वहां बैठ करके उन्होंने जो ये काम किया, वो चीज जो है उनको खुद सोचना चाहिए था और समझना चाहिए। वो उनके कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि मुस्लिम मतदाता हमसे जुटा रहे, हम उनके वोट का इस्तेमाल करते रहें, उनके हक अधिकार को लूटते रहें, बस उनका मकसद यही है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव कई बार पंच लाइन मारने के चक्कर में मजाक में ऐसी बातें कह देते हैं, लेकिन आजकल जिस तरह की राजनीति है उसमें हर बात का मतलब निकाला जाता है, एक बात के कई कई अर्थ निकाले जाते हैं। इसीलिए ऐसी बातें अखिलेश के लिए मुसीबत बन जाती हैं। मुख्यमंत्री आवास किसी एक व्यक्ति का घर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की संपत्ति है। ये घर मुख्यमंत्री के पद और गरिमा से जुड़ा है। इस आवास में अखिलेश यादव भी रह चुके हैं, ये उनका भी घर था, इसलिए वो ऐसी बातें न करें तो बेहतर होगा। आज अरविंद केजरीवाल ने भी नया सियासी दांव खेला। विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने नई योजना लॉन्च की। ऐलान किया, अगर दिल्ली में फिर से उनकी सरकार बनती है तो मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। केजरीवाल की इस नई स्कीम का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। केजरीवाल ने कहा, कल वो हनुमान मंदिर जाएंगे और वहीं से इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। केजरीवाल ने कहा, उन्हें पूरा यकीन है कि बीजेपी उनकी योजना को रोकने की कोशिश नहीं करेगी। ये देश में पहली बार हो रहा है, आज तक कभी किसी पार्टी किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने कई काम पहली बार किए, स्कूल अच्छे किए पहली बार किए, अस्पताल अच्छे किए पहली बार किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी पहली बार करी, ऐसे ये पहली बार हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए, हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। बीजेपी ने केजरीवाल की इस योजना को नया चुनावी शिगुफा करार दिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा, केजरीवाल की सरकार इमामों को सैलरी दे रही थी, इसलिए बीजेपी ने पुजारियों और ग्रंथियों को भी सैलरी देने का मुद्दा 2 साल पहले उठाया था। बीजेपी इस मसले पर हाई कोर्ट तक गई। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली में चुनाव का वक्त है और पुजारियों को सैलरी के मामले पर हाई कोर्ट में 21 जनवरी को सुनवाई है, इसीलिए केजरीवाल राम राम जपने लगे। पिछले 2-2.5 वर्षों से हम लोग सड़कों पर मंदिर के पुजारियों और ग्रंथियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो 2022 में एक पिटीशन हमने हाई कोर्ट में लगाई थी। 2023 से लगातार माननीय हाई कोर्ट द्वारा दिल्ली की सरकार को निर्देश दिया गया कि इस पर अपनी नीति बताइए, और हर बार दिल्ली सरकार ने अगली तारीख लेकर इसको टालने की कोशिश की। कोर्ट में उसको जवाब देना है कि भाई मैंने मौलाना, इमाम और मौलवियों को जो तनख्वाह पैसे दिए, पंडित और ग्रंथी को क्यों नहीं दिए। उससे बचने के लिए आज ये चुनावी घोषणा इन्होंने कर दी कि हम पुजारी, ये मांग तो भारतीय जनता पार्टी सालों से उठा रही है। पिछले 2013 से इन्होंने मौलवियों को तनख्वाह देनी शुरू की थी। अब तक 58 करोड़ 30 लाख कितने हजार है 90,000 रुपये दे चुके हैं। तो अब मंदिर के पुजारी ये पूछेंगे अरविंद केजरीवाल, वो 58 करोड़ 30 लाख 90,000 रुपये जो तुम बांट चुके हो 2013 से लेकर आज 2024 तक, तुम्हें हम पंडितों और ग्रंथियों की याद क्यों नहीं आई।
आज जब चुनाव याद आने लगे सर पर और जमीन खिसक रही है तो तुम्हें राम राम याद आ रहा है। इस मामले का एक मजेदार पहलू यह है कि जब केजरीवाल पुजारियों और ग्रंथियों को सैलरी देने का वादा कर रहे थे, उसी वक्त उनके घर के बाहर दिल्ली के तमाम इमाम अपनी सैलरी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिल्ली के इमामों को पिछले 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। इमाम रोज केजरीवाल के घर के चक्कर काट रहे हैं और केजरीवाल इमामों को मिलने का वक्त नहीं दे पा रहे। इसलिए अब इमामों ने तय किया कि वो कल से रोज केजरीवाल के घर के बाहर धरना देंगे। प्रदर्शन करने वाले इमामों ने कहा, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की, लेकिन उनकी तनख्वाह कभी नहीं रोकी गई। सिर्फ केजरीवाल के राज में उन्हें धोखा मिला। बड़ी परेशानी हो रही है, बच्चों के स्कूल का फीस है, ट्यूशन का फीस है, घर का खर्चा है, कहाँ से पूरा करेंगे हम? जब 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ से गुजारा करेंगे? कई बार आ चुके और हमारी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। जब तक सुनवाई नहीं होगी हम जाएंगे नहीं। आज हमारा बैठने का इरादा है। हमने धरना भी दिया दिल्ली वक्फ बोर्ड पे, भाग दौड़ कर रहे हैं हम, लेकिन कोई सुनी ना हमारी। क्या करें, हम तो बहुत परेशान है। 30 सालों में ये 8 साल आखिर के निकाल दे तो इससे पहले हमें कभी भी परेशानी नहीं हुई। बीजेपी के भी 2 टर्म देखे हमने, साहिब सिंह वर्मा और मदन लाल खुराना। शीला के 15 साल देखे, और लेकिन इनकी जब से सरकार आई है हमें जब से ज्यादा परेशानी है। तो परेशानी इन्हीं से क्यों आ रही है ये समझ में नहीं आती। अच्छा, इसकी वजह भी नहीं ये बताते। यह हमारे साथ जो ना बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते ना तो दिल से तो बददुआ निकल रही है हमारे। मजलूम अगर कुछ भी नहीं कर सकता तो कम से भी कम वो ये तो है अपने रब से, अपने खुदा से, अपने ईश्वर से तो वो प्रार्थना करेगा कि अल्लाह इनका बेड़ा गर्क कर। तो हम भी यही बददुआ कर रहे हैं इनके लिए। नहीं, उसे नाराजगी हो रही है कि भाई आखिर इमामों की तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह है, तो इसलिए थोड़ा अंदर अंदर नाराजगी हो रही। केजरीवाल तो इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले, लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार इमामों के साथ है। कुछ अफसरों की लापरवाही की वजह से इमामों की तनख्वाह रुकी हुई है। इस मामले की जांच करके जल्दी से जल्दी इमामों की सैलरी रिलीज कराने की कोशिश करेंगे। जनरली जो इमामों की तनख्वाहें हैं वो वक्फ बोर्ड अपने रेवेन्यू से देता है, और हमारे राज्य में नहीं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, हर जगह जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज हैं उससे जो इनको रेवेन्यू आता है, इनको जो लीज और रेंट की इनकम होती है, उससे इन इमामों को पैसे दिए जाते हैं। और अगर उसमें कमी होती है तो सरकार उसको पूरा करती है। तो यहाँ जो इमामों का मामला है, इसमें पैसे की कमी नहीं है, सरकार के पास पैसा है। सरकार ने बाकायदा, अगर आप हमारा बजट देखें, उस बजट के अंदर हमने एलोकेशन किया है। वो किसी अफसर की बदमाशी कह लीजिए, जिस कारण कभी कभी जो है कुछ चीजें रुकती हैं, उससे रुकी गई है। हम लोग जो है इनके लिए भी जो है पूरी तरीके से कमिटेड हैं और इनको तनख्वाहें मिलेंगी। सौरभ भारद्वाज की सफाई से इमामों की नाराजगी जरा भी कम नहीं हुई। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने कहा, एक तरफ तो केजरीवाल पुजारियों और ग्रंथियों को सैलरी देने की जुमलेबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इमामों का पैसा रोका हुआ है। साजिद रशीदी ने कहा, अगर अफसर मुख्यमंत्री का शीश महल बनाने के लिए फंड नहीं रोकते तो इमामों की सैलरी क्यों रोकेंगे? इसलिए मंत्रियों के ये बहाने नहीं चलेंगे। रशीदी ने कहा, केजरीवाल मुसलमान विरोधी हैं और उन्होंने मुस्लिम संस्थानों को कमजोर करने का काम किया है। आज दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर इतनी ताकत नहीं है या इतना स्टाफ नहीं है कि वो किसी किराएदार से जाकर ये कह दे 6 महीने से किराया लिए क्यों बैठे हो आप। उनके पास पावर नहीं है इतनी। नया किराया नहीं कर सकता वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड में आप जाकर देखिए, वक्फ बोर्ड के अंदर 50-60 लोगों का अमला हुआ करता था, आज 10-11 लोग हैं। दिल्ली उर्दू अकेडमी को आप जाकर देखिए, उसमें 60-70 लोगों का अमला हुआ करता था, आज उसमें 10-11 लोग हैं। जो 17 साल से 5-6 लोग काम कर रहे हैं उनको पक्का नहीं कर रहे हैं। आपने जितने भी मुस्लिम संस्थान हैं उन तमाम को ऐसा कर दिया है, बिल्कुल अधमरा पोजीशन में हो गए हैं। आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं कि साहब सरकारी अधिकारी तो आपका काम तो नहीं रोकते। अभी बंगले के अंदर अरविंद केजरीवाल के करोड़ों रुपया लगा है, किसी अधिकारी ने काम नहीं रोका। आप अपने एमएलए को 2.5 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, कोई अधिकारी नहीं रोकता आपको। इमाम को 18,000 रुपए देने में आपको परेशानी है, नए नए ऐलान करेंगे आप।
ये सिर्फ दिल्ली की जनता को ठगने वाली कहानी है। जैसे इमाम लाइन में लगे हैं मुलाकात के लिए, ये मंदिर के पुजारियों को भी लाइन में लगाना चाहते हैं, ग्रंथियों को भी लाइन में लगाना चाहते हैं। मुझे लगता है केजरीवाल इमामों की मांगे मानना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ तनख्वाह देना नहीं चाहते, तनख्वाह बढ़ाना भी चाहते हैं। दिल्ली में चुनाव के मौके पर वो इमामों को नाराज क्यों करेंगे? लेकिन उन्हें लगा इमामों की सैलरी बढ़ाएंगे तो बीजेपी और कांग्रेस वाले कहेंगे वो मुसलमानों के वोट के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें हिंदू विरोधी करार दे दिया जाएगा। इसलिए केजरीवाल ने एडवांस में पुजारियों और ग्रंथियों को वादा किया। लेकिन ऐसे वादे हमेशा भारी पड़ते हैं। अब पंजाब के टीचर्स दिल्ली पहुंच गए हैं, वो भी केजरीवाल से पूरी तनख्वाह और पक्की नौकरी की डिमांड कर रहे हैं। आज जैसे ही इमाम अपना गुस्सा जाहिर करके निकले तो पंजाब के टीचर्स अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर प्रोटेस्ट करने केजरीवाल के दरवाजे पर पहुंच गए। पंजाब से आए इन 180 टीचर्स का कहना है कि चुनाव से पहले केजरीवाल ने उन्हें परमानेंट करने और उन्हें पूरी तनख्वाह दिलाने का वादा किया था, लेकिन 2 साल हो गए, न पूरी सैलरी मिल रही है, न नौकरी पक्की हुई। बड़ी बात है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि टीचर्स की मांग जायज है, लेकिन वो क्या करें, फाइनेंस मिनिस्टर उनकी बात नहीं सुनते। टीचर्स ने कहा कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं, इसलिए वो केजरीवाल से ही न्याय मांगने आ गए। हम पंजाब के चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट कर चुके हैं, हमारी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो शिक्षा मंत्री है अपने हाथों से लेटर लिख के दिया है कि इनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ इंसाफ किया जाए, लेकिन जो हमारा ही वित्त मंत्री है वो हमारी बात नहीं सुन रहा है। इसलिए हम यहाँ पे केजरीवाल को देखते हुए एक इंसाफ की उम्मीद लेके यहाँ पे आए हैं। तो वहाँ के आज के मौजूदा आम आदमी पार्टी के अपने एजुकेशन मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट तैयार की कि इन 180 टीचर्स की कोई गलती नहीं है, सारी गलती एजुकेशन डिपार्टमेंट की, इनके साथ इंसाफ करो। ये दोनों लेटर्स फाइनेंस मिनिस्टर के टेबल के ऊपर पड़ी हुई हैं पिछले 2 साल से, बट फाइनेंस मिनिस्टर मना भी नहीं करते पर हमारा काम भी नहीं करे। आए दिन हमें नई डेट दी जाती है। ये बताने आए हैं कि सर आप ही की गवर्नमेंट के 2 मिनिस्टर्स की सोच आपस में नहीं मिल रही। पहले तो हमने दिल्ली का ये मॉडल इसी को लेकर हमने वोट डाली थी कि हमें भी वही सहूलतें, वही सब कुछ मिलेगा, हमारे पंजाब में जो शिक्षक पर्यावरण अच्छा मिलेगा। और अभी हमें लगता है कि हमारे साथ टोटली धोखा हो रहा है। टीचर्स कई साल से केजरीवाल से अपनी बात कहना चाहते हैं, केजरीवाल उनके सामने नहीं आए तो टीचर्स ने केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और प्रदर्शन करने वालों को बसों में भरकर थाने पहुंचा दिया। आज तो हम फूले कराए गए थे, आने वाले दिनों में हम संघर्ष करने आएंगे, प्रोटेस्ट करने आएंगे, हम अपनी मांग मनवा कर रहेंगे। इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे साथ टावर पे आके बातें करता था कि तुम्हारी मांग जायज है, वो आज वो आकर बोलता है कि हम आपको हमारी मीटिंग की मांगों को लटका रहा है, मगर हम अपनी मांग पूरी करके हटेंगे। बच्चे को देखो कैसे बच्चों को आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद। हो सकता है दिल्ली के चुनाव के चक्कर में पंजाब के टीचर्स का भला हो जाए, उनकी 2 साल से लटकी फाइल आगे बढ़ जाए, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि केजरीवाल राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। वो चुनाव से पहले नई नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं और विरोधी जब उन योजनाओं पर सवाल उठाते हैं उससे पहले वो एक नई स्कीम लॉन्च कर देते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी बराबर की छूट दे रही है। केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना लॉन्च की तो दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने विज्ञापन जारी करके इस योजना को फर्जी बता दिया। यही संजीवनी स्कीम के साथ हुआ। अब केजरीवाल ने पुजारियों को सैलरी देने का ऐलान किया तो इमाम अपनी सैलरी की मांग लेकर सामने आ गए। केजरीवाल ने वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया, बीजेपी पर जानबूझकर आम आदमी पार्टी के वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का आरोप लगाया तो आज बीजेपी ने पूरे डिटेल के साथ बता दिया कि आम आदमी पार्टी ने कैसे कैसे नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाए थे। असल में केजरीवाल ने कल आरोप लगाया था कि बीजेपी ने नई दिल्ली असेंबली सीट की वोटर लिस्ट से 5000 नाम कटवाने और 7500 नए वोटर्स के नाम जुड़वाने की एप्लीकेशन चुनाव आयोग को दी है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को जीतना तय होगा। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ते हैं, उनके खिलाफ प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
आज प्रवेश वर्मा ने कहा सिर्फ नई दिल्ली सीट पर पिछले 5 साल में 61,000 वोट काट दिए गए। इनमें से ज्यादातर वोटर वो हैं जो बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन केजरीवाल ने यह मुद्दा कभी नहीं उठाया। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि ये नाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कटवाए और इसके बाद प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा सीट की पूरी वोटर लिस्ट सामने रख दी और दिखाया किस तरह से फर्जीवाड़ा करके वोटर लिस्ट में हजारों गलत नाम जोड़ दिए गए। मकान संख्या है ए, केवल ए लिखा हुआ है और इसमें ए में एम अब्दुल सुभान, फरीदा बेगम, सलमा सुभान, आरिफ सुभान, जावेद सुभान, शहनाज सुभान, ये सारे लोग यहां रहते हैं। और ऐसे ही इसी के साथ ही मकान संख्या है 0 मकान संख्या में 144 लोग रहते हैं, कोई मकान का एड्रेस नहीं है। तो ऐसे एक मकान संख्या है, उसके आगे मकान संख्या के आगे लिखा हुआ है मकान संख्या, क्या उसमें 30 से ज्यादा वोट है। और एक मकान संख्या जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो वो डैश वाली मकान संख्या में 87 वोट है। तो ए में, डैश में, 0 में, केवल ऐसे ऐसे मकान संख्या में हजारों से ज्यादा वोट बने हुए नई दिल्ली विधानसभा में। तो केवल 1,06,000 की विधानसभा में तो ये अरविंद केजरीवाल जी 3 बार से कैसे जीत रहे हैं विधानसभा, ये हमको सीधा सीधा दिखाई देता है। अब मैं आपको इस मामले में आम आदमी पार्टी का पक्ष सुनवाता हूं। प्रियंका कक्कड़ ने कहा केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो किसी भी एजेंसी से जांच करवा सकती है, जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। देखिए, भाजपा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? सारी संसाधन, सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, सब कुछ उनके हाथ में। ये क्या ड्रामा कर रहे हैं? हमने प्रमाण दिया बकायदा। कल भी जो रैंडम चेकिंग हुई 500 लोगों की, उसमें दिखा कि 402 लोग जिनके नाम काट दिए गए वो वहीं रहते हैं, जिनके लिए याचिका डाली गई वो वहीं रहते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण अनीता सिंह जी का है, जो संजय सिंह जी की धर्म पत्नी है। उनके नाम से 2 एप्लीकेशंस डाली गई नई दिल्ली विधानसभा में उनका नाम काटने की। तो भाजपा अपनी हरकतों पे उतारू है, पर दिल्ली वाले बहुत सचेत हैं। केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी उनके सपोर्टर्स के नाम वोटर लिस्ट से कटवा रही है और अपने समर्थकों के नाम जुड़वा रही है। बीजेपी का दावा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके केजरीवाल 10 साल से चुनाव जीत रहे हैं। अब फर्जी वोटर पकड़ में आए हैं, इसलिए केजरीवाल को दर्द हो रहा है। यह मामला न बीजेपी का है, न आम आदमी पार्टी का है, न कांग्रेस का है। यह मामला तो चुनाव आयोग का है। कौन सही है, कौन गलत है, इसका फैसला चुनाव आयोग को करना है और जितना जल्दी चुनाव आयोग इसके बारे में सफाई दे उतना बेहतर होगा। यूपी का संभल इलाका एक बार फिर से खबरों में है। इस बार वजह बिल्कुल अलग है। संभल में एक गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी। एक्सीडेंट के बाद मोटर बाइक बोलेरो गाड़ी के नीचे फंस गई, लेकिन गाड़ी के ड्राइवर ने ब्रेक लगाने के बजाय गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। बाइक सवार को करीब 2 किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे घसीटते हुए ले गया। बोलेरो गाड़ी सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी और उसके नीचे लगातार चिंगारी निकलती रही, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। सड़क पर चल रहे लोगों ने गाड़ी का पीछा किया, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बोलेरो को ड्राइवर ने करीब 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद गाड़ी रोकी और भाग गया। आसपास मौजूद लोग बाइक सवार सुखबीर को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन उससे बचाया नहीं जा सका। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की, गाड़ी वाले के बारे में जानकारी हासिल की, आरोपी की पहचान की। संभल इलाके की पुलिस का कहना है कि जल्दी ही ड्राइवर को पकड़ लिया जाएगा। सड़क पर दुर्घटना हो सकती है, लेकिन इस तरह के एक्सीडेंट के बाद गाड़ी को न रोकना हैवानियत है। ये दुर्घटना नहीं, मर्डर है। इस तरह की हरकत करने वालों को जल्दी से जल्दी पकड़कर सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। चलते चलते आपको क्रिकेट की कंट्रोवर्सी के बारे में बता दूं। मेलबर्न में रिकॉर्ड ऑडियंस थी
चौथे टेस्ट में भारत की 184 रन से हार हुई। मैच का फाइनल डे था। अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल ठीक से खेलते, थोड़े बहुत रन भी बना लेते, इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स न लगाते, तो भारत मैच जीत सकता था, कम से कम ड्रॉ तो करा ही सकता था। आज सिर्फ यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के अलावा कोई भी बैट्समैन डबल डिजिट में नहीं पहुंच सका। यशस्वी जायसवाल मैच बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनके कंट्रोवर्शियल तरीके से आउट होते ही टीम इंडिया कोलैप्स कर गई। उन्हें थर्ड अंपायर ने आउट दिया, जबकि इसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था। सुनील गावस्कर ने कहा यशस्वी जायसवाल का आउट करार देना बिल्कुल गलत था। अब सवाल है कि क्या वाकई में यशस्वी को गलत आउट दिया गया? और यह सवाल उठा क्यों? सवाल इसलिए उठा कि ग्राउंड अंपायर ने यशस्वी को नॉट आउट दिया। ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू मांगा। थर्ड अंपायर शरफुद्दौला सैकत ने स्नीकोमीटर से चेक किया। इस बात का कोई एविडेंस नहीं मिला कि बॉल बैट या ग्लव से टच हुई थी, लेकिन शरफुद्दौला साहब ने आउट दे दिया। उन्हें लगा कि बॉल टच हुई थी। नियम यह है कि जब तक थर्ड अंपायर के पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस ना हो, तब तक वो ग्राउंड अंपायर के फैसले को पलट नहीं सकता। लेकिन शरफुद्दौला सैकत, जो फॉर्मर बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी को नकार दिया, अपने मन की बात सुनी। पर्थ के टेस्ट में केएल राहुल के साथ भी यही हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे फैसलों का इतिहास है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब तक ये माना जा सकता था कि गलती हो सकती है, पर जब मीटर सामने है, कोई एविडेंस नहीं है, तो जायसवाल को आउट देना कैसे जस्टिफाइड हो सकता है? वैसे भी बेनिफिट ऑफ डाउट बल्लेबाज को मिलना चाहिए, और जायसवाल का आउट होना मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अगर जायसवाल क्रीज पर टिके रहते तो मैच के ड्रॉ होने के पूरे चांसेस थे।